आईपा मंच में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जिस तरीके से हमेशा विकासशील राजनीति समेत क्षेत्र में समस्या और उसके विकास की बात करने वाला एकमात्र मंच आईपा मंच। हम आज मौजूद हैं लोकतांत्रिक पार्टी के जो है कि प्रदेश सचिव के साथ, और हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से ये जो 2 साल तक कोरोना काल रहा, और ऐसे में जिस तरीके से 2022 का भी चुनाव नज़दीक है, तो क्या कुछ किस तरह के से देखा जाता है, और लोकतांत्रिक पार्टी जो उनकी क्या कुछ गतिविधियां हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको आईपा मंच ने आज मंच दिया है, कैसा महसूस है? सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। और अभी जो है, एक तो कोरोना काल का जो चल रहा है जो दौर जो है, दूसरी चीज़ की चुनाव भी साथ में है, तो करीब करीब देखा जा रहा है कि इसका जो है पालन किया भी जा रहा है। और अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को अपने से स्वस्थ रहें और इसी को पालन करें। और दूसरी चीज़ के जो यहाँ पर समस्या है बेरोजगार का है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आप पहले एक कॉन्ट्रैक्टर का आपका जो पीढ़ी थी, या पिताजी जो थे एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, और क्या क्या मन में आया कि सबसे पहले आपने लोकतांत्रिक जो पार्टी है उसको आपने ज्वाइन किया? क्या कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर के आपने ये जो पॉलिटिक्स की लाइन है उसको आपने पसंद किया? देखिए, पॉलिटिक्स की बात करें तो हमें शुरू से ही जो समाज में रहना, समाज को सेवा देना, जहाँ तक भी मेरे से बनता है और इस चीज़ को मैं करता हूँ। और इससे कि पार्टी की रही बात तो ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पार्टी तो पार्टी ही है। और दूसरी चीज़ की पार्टी से जुड़ के अगर काम करते हैं तो और भी अच्छी बात है कि जो इस तरह का हमारे लिए सेवा का मौका मिल रहा है कि जो लोगों में हम जा रहे हैं और जहाँ भी जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती है उसको हम पूरा करते हैं। और बाकी समाज जो है एक तरह से मिलजुल के चलें। और दूसरी चीज़ की जैसे मान लीजिए आज इलेक्शन है, मतभेद ना हो, क्योंकि हम सबको एक ही जगह रहना है, तो आपस में मतभेद बना रहे। जो भी है मतदान अपना है, जिसको इच्छा होता है वो अपना पूरा करे। इससे जो है लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में प्यार भाई बना रहे, संबंध बना रहे। बस यही हमारी सब लोगों से प्रार्थना है। और दूसरी चीज़, कभी देखा जाए शक्तिनगर में अगर प्रशासन के इसी से देखा जाए तो अभी तक के जो भी चल रहा है मिथिलेश मिश्रा साहब के द्वारा, मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा कि जो इस क्षेत्र में और इस जगह शक्तिनगर को बिल्कुल सुरक्षित, और अपने तरफ से कोशिश है कि यहाँ पर किसी भी तरह का गलत उपयोग ना हो। लेकिन मैं मिथिलेश मिश्रा साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो शक्तिनगर में हमारे प्रभारी हैं, बहुत ही कर्मठ जुझारू और थानाध्यक्ष हैं जी। तो ये जो आप कितने साल से इस पार्टी में जुड़े हैं, और क्या कुछ इस पार्टी के साथ लग करके क्या कुछ किए? देखिए, अभी तो पार्टी में हमें जुड़े हुए समथिंग जब से लॉकडाउन लगा था उस समय ही मैं पार्टी में जुड़ा, और मैं पार्टी के लिए काम भी किया। करीब करीब मैं उत्तर प्रदेश में 10-12 डिस्ट्रिक्ट में मैं अपना जो है कि जिलाध्यक्ष भी हमारे बन चुके हैं, हमारे साथ में हैं। और मेरे साथ से अच्छे अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं। और मैं पार्टी के लिए चाहूँगा कि जितना मेरे से हो सकता है मैं काम करने के लिए आगे। 2 साल तक कोरोना काल था जी 2 साल तक कोरोना काल के दौरान आपकी पार्टी और आपके द्वारा जी क्या लगता है क्षेत्र में क्या कुछ काम किए गए थे? जी हाँ, मैंने काम किया। यहीं पे देखिए, लॉकडाउन में ही कोरोना काल में जो है एक हरियाणा से जो थे सुखविंदर सिंह नाम था उनका, जो कोरोना काल में ही जो कि जो मेले में आते थे, वहाँ से हर साल मेले में आते थे। अचानक लॉकडाउन लगने के कारण उनकी यहीं पे जो है वो मांगते रहे, खाते रहे। उनकी मौत हो गई, हम लोग दाह संस्कार तक के किए, उनका श्राद्ध भी किए, हम लोग भोज भात ये किए। दूसरी चीज़, एक गरीब परिवार में ही जो है हमने शादी भी करवाया, और सब लोग के सहयोग से, मेरा नहीं कि मेरा पर्सनल मैं किया नहीं, सब लोग के सहयोग से जो है हम लोग ने उनका जो है सहयोग किया, और अच्छे से शादी ब्याह भी किया गया जो है। और ऐसे छोटी छोटी जो है बहुत सारे जो है हमने काम किया है यहाँ पे। लॉकडाउन की जो परिस्थितियां थी जी उसमें ये भी देखा गया कि विद्यालय समेत जो है कि काफ़ी जो दुकानें भी थी दवाइयों को छोड़ करके, वो सारी बंद चल रही थी। तो ऐसे में क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ा होगा वो जनमानस पर, और क्या बच्चों पे प्रभाव पड़ा होगा?
देखिए कहीं ना कहीं तो प्रभाव तो पड़ा है। क्योंकि देखिए सबसे फर्स्ट तो जहाँ प्रभाव पड़ा वो ठेले वाले, जो आज जो है झुग्गी झोपड़ी लगा के जैसे ठेला लगाते हैं, नीचे सड़क के किनारे जो है कि साग सब्जी बेचते हैं, इनको ज़्यादा हुआ। और खास करके दुकान उकान भी बहुत ही सब करीब करीब बंदे रहें, और उसमें उनका तो प्रभाव तो पड़ा ही कि जो कमाई का जो जरिया होता है, जो उनका बिजनेस है, वो करीब करीब ठप हो चुका था। आज थोड़ा सा रोटेशन पकड़ा है, तो मैं यही चाहूँगा कि इस रोटेशन के चलते दिया जाए, और अपने कोरोना काल का जो है मास्क का प्रयोग करें, और डिस्टेंस दूरी बना के रखें, और अपनी तीसरी लहर भी चल रही है। जी तीसरी लहर भी चल रही है, लेकिन तीसरी लहर में देखिए देखा जाए तो आपको पता है और हमें भी पता है कि हमें किस तरह से चलना है। नहीं, लगातार रोजाना केस बढ़ते चले जा रहे हैं, कोविड पॉजिटिव के केस भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर जिला प्रशासन की बात कर ले तो जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये जो मरीजों की संख्या में लगातार जो इजाफा हो रहा है उसको लेकर के काफ़ी जो चुनाव, चाहे कह लीजिए, चाहे अभी टेट का परीक्षा होना है, उसको भी लेकर के जो है कि काफ़ी जो चीज़ें हैं उसको गाइडलाइन का पालन भी करना है, और ऐसे में जो कोविड-19 के जो मामले हैं उससे बचाव भी करने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण जी कि अपने जो प्रशासन, जो हमारे जिलाधिकारी हमारे जो हैं सोनभद्र से, वो गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं। और देखिए उनका करवाना है और करना हमें है, ठीक है। अगर हम अपने आप को अगर नहीं करेंगे तो प्रशासन कहाँ कहाँ लेकिन देखेगा। ये चीज़ें भी जो देखी जा रही हैं कि जो पहला जो दौर था, जी जो पहली बार जो है कि लॉकडाउन की स्थिति बनी थी और उस समय कोविड के मामले बढ़ रहे थे, सेकेंड दौर भी चला, उसमें भी लोग अवेयर ज़्यादा हद तक थे। लेकिन जो तीसरी लहर चल रही है, ऐसे में ये देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। अब जो है कि कोई मतलब कोरोना का डर नहीं, जबकि 2 साल में कई मौतें भी देखी गई, कई लोग जो है अस्पताल भी गए, कई लोग के परिवार बिछड़ गए, तो ऐसे में लोग क्यों नहीं अवेयर हो रहे हैं? अब तो देखिए ये तो देखिए दूसरी सबसे फर्स्ट तो देखिए अपने अपने जैसे जिलाधिकारी भाई हर एक जगह तो जा नहीं सकते, तो सबसे पहले जो है कि जिस थाना के अंतर्गत आ रहा है उस थाना पहले एक्टिव हो जाए कि हमें किस तरह से आगे आगे चलना है और किस तरह से सबको मॉडिफाई करना है। क्योंकि देखिए हर जगह प्रशासन खड़ा होकर मास्क का प्रयोग नहीं करवाएगा, क्योंकि मैं देखिए बगल में ही यहीं आपका बिंदनगर है, बैढ़न है, जो जहाँ पे इधर 2 दिन से मैं देख रहा हूँ एसपी साहब और डीएम साहब खुद के अपने सड़क पर आकर के जो है मास्क के लिए आप मास्क लगाएं, और जब तक के इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कोई इस पर जो है सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए कार्रवाई, क्योंकि कड़ाई तो लोगों को तो अपने से ये चीज़ें समझनी चाहिए थी। इस पर देखिए अब हमें समझना है, आपको समझना है, सभी लोगों को समझना है। भाई प्रशासन तो आपको बता सकता है, ठीक है, कि आपको मास्क लगा के चलना है, आप नहीं लगाएंगे तो हमारी गलती है ना। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर जो लोग इस बात की अवहेलना कर रहे हैं या ये मानने को तैयार नहीं है, उनके वजह से भी ज़्यादा जो है कि पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। देखिए अब नहीं मानते हैं तो वो उनका हम है कि अब नहीं क्यों मान रहे हैं, मानना पड़ेगा इस चीज़ को कि है कहीं ना कहीं ये चीज़ है जो कोरोना का जो है जो भय सता रहा है। और इसके दूसरी कड़ी में ही देखिए कितनी मौतें हो चुकी, पहले क्यों नहीं हो रही थी और अभी क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ तो है जो कि कहीं ना कहीं कोरोना जो है कि पेशेंट जो है कि आ रहे हैं, इस तरह का बीमारियां जो फैले हुए हैं। ये जो देखा गया था कि वैक्सीनेशन की अगर बात कर ली जाए तो वैक्सीनेशन के मामले में भी काफ़ी अफवाहें थी, तो उस दौरान किस तरीके से आप जो यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जो वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम बातें बोल रहे होंगे, तो उस दौरान किस तरीके से आप लोगों ने समझाने का काम किया था? देखिए वैक्सीनेशन लगाने के लिए तो पहले तो भाई लगाया जा रहा है मेरे को अपने सुरक्षा के लिए। भाई ये नहीं है कि वो सिंह एक ही आदमी को लगाया जा रहा है, क्योंकि वो इसलिए दिया जा रहा है कि अपने आप को बचाए रहें। कोरोना आपको जो बीमारी है, जो संक्रमण बीमारी है, वो आपको खतरे से बाहर रखे जो है। क्योंकि अब भाई नहीं लगाएंगे इंजेक्शन तो भाई ठीक है आप मत लगाओ भाई, भाई जो होगा आपको भी होगा। भाई हमें क्या, हम तो भाई अपने को लेना है। अब इंजेक्शन पे कोई अगर इस कमेंट होता है तो वो एक अलग है, क्योंकि वैक्सीन वो सब के लिए आया है, एक नहीं है कि ये हमारे लिए पर्सनल आया है, सभी के लिए आया है वो। और तीसरी भी देखिए अभी डोज चालू हो चुका है लगने के बूस्टर डोज। हाँ बूस्टर डोज, अभी तीसरी डोज भी चालू हो गया है। तो भाई उसे हमें लेने में क्या आपत्ति है, जो हम अपने आप को स्वस्थ रह सकें। अगर नहीं लेते हैं तो ये हमारी गलती है, अगर कुछ होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने उसको फॉलो क्यों नहीं किया। भाई ये भी हो सकता है कि हमने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई,
भाई जहाँ तक कि हमें दिया जा रहा है, सुविधा दिया जा रहा है, मुहैया दिया जा रहा है, भाई उसको लेना है। भाई हमारे सेफ्टी के लिए कोई भी वैक्सीन लगा रहा है। एक आखिरी सवाल, जी। जिस तरीके से 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और 7वें चरण में अगर सोनभद्र की बात करें तो 7वें चरण में चुनाव की लेकर के तैयारियां भी चल रही हैं, लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा भी क्या इसमें अपने प्रत्याशी घोषणा करेंगे या कुछ इस तरह से? देखिए अभी प्रत्याशी उतारने की बात हो रही है। अब देखिए कहाँ से उतारती है। अब आगे मीटिंग होने के बाद जो है। अभी तो कुछ ऐसा जनपद के लिए? जनपद के लिए तो देखिए मैं सबसे फर्स्ट था, मैं ही उम्मीदवार था इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ से सोनभद्र से लड़ूंगा जो है। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा घटना घटी जिसके कारण मैं खुद नहीं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में घटना घटी है अभी जो है तत्काल में जो है। इसकी अपेक्षा में मैं अभी आने से वंचित हूँ, लेकिन हमारी पार्टी कहीं ना कहीं जो है करेगी। तो ये थे हमारे साथ मनीष भारद्वाज जी, जो लगातार 2 साल तक कोरोना काल के बारे में, जो वैक्सीनेशन का दौर था, साथ ही साथ जिस तरीके से जो कोविड में असहाय जो प्रवासी मजदूर कह लीजिए, चाहे जो यहाँ जैसे कि बगल में ज्वालामुखी मंदिर है, वहाँ पर हर साल की तरह मेला लगता था, तो इस जो कोरोना काल था उस दौरान नहीं लगा था। तो ऐसे में भी लोग जो आने वाले थे, जो भीख मांगने वाले टाइप के लोग जो आते थे, तो वो हमेशा यहाँ आते थे। तो उस दौरान भी जो लोग पहुँचे थे उनकी भी काफ़ी कुछ मदद कोरोना काल में इनकी समिति समेत इनके लोगों द्वारा की गई थी। सोनभद्र से प्रवीण पटेल।